जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको थ्योरी बता दिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले। लेकिन देखिए एक बात बताते हैं आपको, ये जो आज का जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो वन लाइनर होता है। अब वन लाइनर किसे कहते हैं, तो देखिए वन लाइनर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिखेगा और आपको सिंपली आंसर देना है, इसको हम लोग वन लाइनर करते हैं। लेकिन एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम में या फिर डिफेंस का किसी भी एग्ज़ाम का बात करो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना करा के वन लाइनर क्यों करा रहा हूँ, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना। तो देखिए दोस्तों, एक बात बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको सब कोई करवा रहा है, यूट्यूब में सब कोई करवाते हैं, और वो गलत भी नहीं है, वो बहुत अच्छा कि एग्ज़ाम्स के हिसाब से वो चल रहे हैं, और वो बहुत अच्छा बात है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको 4 ऑप्शन दिखे तो आप कहीं ना कहीं सोच कर उस सही मार लोगे, ठीक है। वो आपको तो सही लगता है और वो है भी सही। लेकिन देखिए बात करते हैं वन लाइनर का। वन लाइनर का देने के पीछे मेरा कारण क्या है ना, कि मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन देख के डायरेक्ट दिमाग में उसका एक्यूरेट आंसर पता हो, ना कि आप गेस करो। 4 ऑप्शन दिखे तो आप थोड़ा गेस भी कर लेते हो और मार लेते हो, ठीक है। तो ठीक है, वो आप एग्जाम में करना, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा वन लाइनर का, उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन देखकर तुरंत एग्जैक्ट आंसर आपका दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर मैंने ये बताया था, भैया ने ये बताया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ऑप्शन मिले आपको तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि आपको आंसर तो पता है। फिर आपको ऑप्शंस भी जो होता है ना गेस करना, वो भी अब नहीं करना पड़ेगा, तो तुरंत आप आंसर को टिक मार लोगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप कर दीजिएगा। तो देखिए आज हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन के साथ। डेली 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे 10 क्वेश्चन दूंगा। ऐसा नहीं कि आज 10 क्वेश्चन दे दिया तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इसका फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं देखिए कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही क्वेश्चंस दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चंस कम करवा रहा हूँ, मैं रेलिवेंट चीज़ देता हूँ। अब इसमें मान लीजिए कि आपको देखिए क्या है कि पहला मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले देखिए उसमें क्या है कि आइडिया किसका आया था, तो एम एन रॉय का आया था। तो फिर एम एन रॉय का आया था तो वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये सब तरह तरह करके तो मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन वो नहीं करना है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि आपको रेलिवेंट क्या मिले, रेलिवेंट क्वेश्चन मिले जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं कि ये वीडियो को क्या सिर्फ एयरफोर्स वाई ग्रुप के बंदे देखेंगे? जी हाँ, क्योंकि मैं 100% बताता हूँ कि मैं उनके लिए रेलिवेंट नोट्स लाता हूँ। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, एयरफोर्स का मैं बात करूँ तो। लेकिन अब देखिए अनदर कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि अनदर कंपटीशन एग्जाम में अगर आप पढ़ोगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी क्या है कि आपको यहीं से ना स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ और रहेगा, उस बुक में कुछ और रहेगा, एसएससी के लिए कुछ और रहेगा, यूपीएससी के लिए कुछ और रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का बात करें तो वो आपका लेवल 1 से ही स्टार्ट होता है ना दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो जितना चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, यही तो है आपके लिए, यही है आपका शुरुआत करने का तरीका। यहीं से आप शुरुआत करोगे। ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का कर रहे हैं, बीपीएससी का कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी है कि वो आपका कुछ अलग लेवल का चीज़ होता है उसमें। वो भी तो यहीं से ना स्टार्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो अब पता चला कि वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब सोचते हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एयरफोर्स वाई का थंबनेल भी देखा कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का बता रहा है तो अनदर का नहीं है दोस्तों। ये सारे के लिए, सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड, ठीक है। ये मैं आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, वहीं से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि रेलिवेंट है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, और बहुत कुछ ऐसा भी जो नहीं पढ़ाया हूँ थ्योरी पार्ट में, उससे भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना हो एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहला मीटिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कब हुआ था। तो आपको दोस्तों देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या होगा कि अगर हम ऑप्शन दे देते तो आप क्या करते, गेस करते। तो इसे है कि हाँ सही है कि आप सीखते जरूर, मगर अब हम क्या करेंगे कि आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, वन लाइनर इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर फिर आपको कभी भी दिखे फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था तो आप तुरंत क्लिक करके आंसर बताओगे, ठीक है। तो इसका हुआ था आपका 9 दिसंबर में हुआ था 1946 में, ठीक है दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल में और इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ और नोट्स भी देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए।
तो देखिए यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया कि 9 दिसंबर 1947 में फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उस समय में कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो उस समय थे आपके BN, देखिए BN इनको सर बोला जाता है, ठीक है, सर BN राव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन आपका हो गया, तो ये सब को सारे को नोट्स कर लीजिए तो आपके लिए सही रहेगा। अब देखिए क्या बोलता है कि हु वाज द इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन, ठीक है, किसका बात किया, परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। और इसका अगर टेम्प्रोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट, परमानेंट पूछा है, फिर इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि टेम्प्रोरी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो याद रखिएगा कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कौन थे, थोड़ा इंगेजमेंट भी बहुत जरूरी। देखिए उसके बाद क्या बोलता है फोर्थ में कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, मतलब कि हमारा जो संविधान था कब अडॉप्ट किया गया, भारत ने कब उसको अडॉप्ट किया, सॉरी मतलब ने कब उसको अडॉप्ट किया हमने, तो उसको हम लोग किए थे 26 जनवरी को, यही आपका आंसर होगा। नहीं दोस्तों 26 जनवरी को नहीं किए थे, 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा ये डेट, 26 नवंबर 1949 को हम लोग किए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किए थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको है कि आप थोड़ा तो कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि 26 जनवरी हम लोग पढ़े थे, तो 26 जनवरी को आप पता है क्या पढ़े थे कि वो कब एक्ट में आया था, कब उसका लागू हुआ, कब हम लोग उसका यूज़ किए, ठीक है, कब वो फीचर्स में आया, ठीक है, तब होगा आपका क्या 26 जनवरी, तब होगा 26 जनवरी। लेकिन यहाँ पे आपको बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया उसको, ठीक है, कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, ठीक है, तो आपका आंसर है आपका प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, ठीक है, याद रखिएगा प्रेम बिहारी जी, ये इसको हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा था, कौन, प्रेम बिहारी जी ने लिखा था। इनका पूरा नाम भी है लेकिन आपको यहाँ तक याद रखना है कि प्रेम बिहारी जी थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन, मतलब अपने हाथ से लिखे थे। तो इसके अगर आप मेरा थ्योरी पार्ट का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है, तो मैक्सिमम लोग का आंसर BR अम्बेडकर जी का था। तो उस समय मैंने बोला था आपको कि उसने लिखा नहीं है, वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं BR अम्बेडकर जी, ठीक है, लेकिन उनको लिखा कौन था, तो प्रेम बिहारी जी लिखे थे, ठीक है। आई होप आपको इतने होगा, तो इतना को आप नोट कर लीजिए पहले। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वाज द इंटायर ड्यूरेशन फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कितना समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो दोस्तों ये भी मैं थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ। तो कितना दिन लगा था, 2 साल लगा था क्या, हाँ 2 साल लगा था, और भी कुछ दिन लगे थे क्या, 2 years 11 month, कितने लगे थे, 2 year 11 month एंड टोटल 18 days। तो आप समझ लीजिए इतना दिन आपका लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो बाय इंट्रोड्यूस पंडित नेहरू जी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये CA का मतलब याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मैंने स्पेस ज़्यादा ले लेता था मेरा यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको CA शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा, याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पूछता है कि व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय पंडित जी इन कितना, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कब हुआ था, कब ये अपना मतलब कि इंट्रोड्यूस किए थे, तो वो किए थे आपका 13 दिसंबर में 1946, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946, मतलब 13 दिसंबर वो दिन था जब पंडित नेहरू जी ने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सबमिट किया था, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन में। देखिए हाउ मेनी सेशन, हाँ देखिए क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो टोटल कितने सेशन हुए थे, तो याद रखिएगा टोटल 11 सेशन हुए थे, ठीक है, कितने हुए थे, टोटल 11 सेशन हुए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और ये वीडियो का अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या बोलता है कि इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, मतलब संविधान के द्वारा इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा कि अडॉप्ट का बात किया गया, तो कब अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा वो किया गया था 22 जुलाई को, मतलब 22 जुलाई को किया गया था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22, याद रखिएगा ये 22 है, 22 जुलाई 1947, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे तो देखिए क्या लिखा, व्हेन वॉज द नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये ब्राइट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपका होगा, बहुतों को लगता होगा कि नेशनल एंथम 26 जनवरी ऐसा कुछ लगता होगा, तो ऐसा नहीं है, 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को, कब, 1950 में, ठीक है। तो ये याद रहेगा हम आपको हमेशा कि कब हम लोग का नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 में किया गया था। तो यहाँ से कुछ जानने वाली बात है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, कि नेशनल सॉन्ग जो था ना आपका, यहाँ पे नेशनल एंथम का बात किया गया, नेशनल जो सॉन्ग था वो भी 24 जनवरी 1950 को हम लोग अडॉप्ट किए थे, याद रख रहे हैं, नेशनल सॉन्ग भी लिख देते हैं, नेशनल सॉन्ग भी कब हुआ था, तो आपका 24 जैन 1950 में हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट करे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, अगर नोट करके आप कहीं पे रख रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, कब, अनदर एग्ज़ाम के लिए भी, एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए भी, और रिवाइज़ करने के लिए भी। एग्ज़ाम से पहले आप क्या करोगे, थोड़ी ना आपको पूरा रिकॉल रहेगा प्रीवियस का, तो आप एक जगह नोट करके रखे होगे तो एक बार रिवाइज करके आप एग्जाम में बैठ सकते हो। जो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ये जो मैं वन लाइनर स्टार्ट किया हूँ अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।